नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के दिल्ली सरकार के कदम का मंगलवार को स्वागत किया। केंद्र से अनुरोध किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति बनाने समेत अन्य वादों को पूरा किया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि 40 किसान संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा 14 मार्च को दिल्ली में बैठक आयोजित करेगा ताकि केंद्र द्वारा किसानों से किए गए बाकी वादों को भी पूरा नहीं करने की स्थिति में आगे की रणनीति बनाई जा सके। किसान नेता और एसकेएम की कोर समिति के सदस्य शिव कुमार कुक्का ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली सरकार की सराहना की है। कक्का ने कहा कि ये अच्छा कदम है और हम इस प्रयास के लिए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का आभार व्यक्त करते हैं। इस कदम ने हमें उम्मीद दी है कि एमएसपी पर एक समिति बनाने जैसे अन्य वादों को भी पूरा किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से किसान आंदोलन जो लगातार 14 महीने चला, उसके बाद उस समय जो मुकदमे दर्ज हुए उसको दिल्ली सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है और किसानों ने इसका स्वागत भी किया। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन लगभग 1 साल से ज्यादा का समय चल पाया था और कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकारों के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, कृषि एमएसपी को लेकर भी, कृषि कानून को लेकर भी केंद्र सरकार के द्वारा वो बातें मान भी ली गई और यहाँ तक कि कृषि कानून को वापस ले लिया गया। स्थायी स्वरूप से राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर उसको खारिज कर दिया गया। मगर जिस तरीके से किसानों की जो और मांगे थी एमएसपी को लेकर, या फिर कहें और जो मांगे थी जो किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे उनको वापस लेने के लिए, तो दिल्ली सरकार की तरफ से 17 मामले जो ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। और इसी को लेकर किसानों की तरफ से अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के लिए कहीं ना कहीं जो कहते हैं सराहना जो है वो किसानों की तरफ से की जा रही है। और लगातार जो 40 मामले दर्ज हुए थे वो कहीं ना कहीं उनमें से 17 मामले जो थे वो दिल्ली सरकार के द्वारा थे और दिल्ली सरकार ने उन जो दर्ज केस थे उनको वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है आप संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाकी जो केस हैं उनके लिए भी और सरकारों से कहा जा रहा है कि और सरकारें भी और केंद्र सरकार जो है वो और सरकारों के राज्य के ऊपर दबाव बनाए ताकि जो केस और दर्ज है वो भी वापस हो सके। मगर जो एमएसपी को लेकर किसानों की जो अभी तक मांग अड़ी हुई है उसके लिए भी केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर भी किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करे और आने वाले दिनों के अंदर अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है एमएसपी को लेकर, तो 14 मार्च यानी कि आने वाली 14 मार्च है उसको बैठक की जाएगी और उसमें एक रणनीति बनाई जाएगी सरकार के खिलाफ किस तरीके से काम किया जाए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। जी, केंद्र सरकार इसको लेकर कितने सतर्क है राजीव? केंद्र सरकार का कोई कुछ फैसला अभी तक सामने आया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जरूर लिया गया था जिसमें किसानों की जो मुख्य मांग थी उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कृषि कानून जो वापस करने की जो मेन मांगे थी वो उसको वापस मान लिया गया। सरकार ने उसको खारिज भी कर दिया गया, किसानों को संतुष्ट किया गया। जो 1 साल तक लंबा समय चला था आंदोलन को उसको समझाकर किसानों को वापस भेजा गया। एमएसपी को लेकर जो दिक्कतें थी सरकार की तरफ से अभी तक वो स्पष्ट नहीं की पाई है कि एमएसपी रहेगी नहीं रहेगी, एमएसपी बढ़ेगी या नया कोई कानून एमएसपी को लेकर आया जाएगा। मगर किसान जो है वो अभी तक पूरी तरह से केंद्र सरकार से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों की सारी बातें मानी है तो एमएसपी को लेकर भी जो बातें रह गई हैं उनको भी सुचारू रूप से माना जाए और उनके लिए, किसानों के लिए जो रास्ता है वो साफ किया जाए। अगर केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी को लेकर कोई बड़े बदलाव नहीं किए जाते या बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है तो आने वाली 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च को किसान जो है वो बैठक करेंगे। उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या रणनीति होगी, सरकार के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जाएगा,
ये इस बैठक के अंदर निर्धारित किया जाएगा। मगर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अभी तक इतना बड़े जो कैसे कि केस दर्ज थे, यानी 40 केस दर्ज थे, जिसमें 17 केस दिल्ली की तरफ से थे, वो जो केसों को हटा लिया गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की सराहना जरूरी की जा रही है। मगर अब देखना होगा केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कितने बड़े बदलाव कर सकती है। मगर अभी तक एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई खास बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। जी। केंद्र सरकार की ओर से बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन किसानों ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर एमएसपी पर पूरे तरीके से गारंटी नहीं दी गई तो जो किसान है वो एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी, रणनीति आगे किसानों की क्या हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की रणनीति को लेकर, किसानों की रणनीति जो है वो केंद्र सरकार के फैसले के ऊपर टिकी हुई है। अगर केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कहीं बड़े बदलाव नहीं करता है, किसानों के लिए जो एमएसपी को लेकर जो दावे होने चाहिए थे, जो वादे होने चाहिए थे, वो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिले हैं। और आने वाले 14 तारीख को इसीलिए किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक बैठक की जाएगी, जिसके अंदर सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं बैठक के माध्यम से यही डिसाइड किया जाएगा आगे आंदोलन चलेगा नहीं चलेगा, या फिर चलता है तो फिर सरकार एमएसपी को लेकर क्या वादे करने वाली है। ये लगातार कहीं ना कहीं उलझने जरूर बनी हुई है। अब केंद्र सरकार के हाथ में गेम है और केंद्र सरकार ही किसानों के अभी एमएसपी को लेकर जो वादे हैं या फिर कहें जो एमएसपी को लेकर गारंटी कानून है उसको कब तक लेके आएंगी और किसान सरकार की तरफ से कितने विश्वास दिलाया जाता है किसानों को, ये आप देखना होगा। मगर जिस तरीके से अब किसानों की तरफ किसानों के जो केस दर्ज थे किसानों के ऊपर, जिस तरीके से वो वापस लिए, उससे लगता है कि सरकार जो है वो जल्दी ही किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाली है। जी। किसानों को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके का फैसला जो है वो सरकार जो है वो ले सकती है। लेकिन केंद्र सरकार के लिए अभी भी किसानों में नाराजगी है। किसानों के आगे की रणनीति पर बात कर ली, लेकिन केंद्र सरकार का फैसला क्या हो सकता है? क्या किसानों की पर जो मुकदमे दर्ज है वो वापस लिए जाएंगे? किस तरीके से तमाम समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 17 मामले को जो किसानों के ऊपर दर्ज थे वो वापस जरूर ले लिए। मगर यहाँ पर बात करें और राज्यों की तरफ से, हरियाणा की तरफ से बात करें, पंजाब की तरफ से बात करें, केंद्र सरकार के और राज्यों की बात करें, वहां से अभी तक जो बाकी बचे हुए केस है उनको वापस नहीं लिया गया है। उनके लिए भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात करे ताकि जो बचे हुए केस है उनको भी वापस लिया जाए। मगर एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा अभी भी दुविधा बनी हुई है और जो शुरू शुरू से ही बनी हुई थी। मगर एमएसपी को लेकर अभी केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही गारंटी कानून जो मांगा जा रहा था वो भी अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। बस सिर्फ कृषि कानून को वापस जरूर लिया गया। मगर जब तक कृषि का किसान जो है वो जब तक नहीं हटेंगे, जिस तरीके से कहा जा गया किसानों की तरफ से कि एमएसपी को लेकर जब तक लिखित कानून नहीं दिया जाएगा वो आगे की रणनीति इसी तरीके की बनाते रहेंगे। और यहाँ तक कि जो एमएसपी को लेकर सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होगा वो इस 14 मार्च को ही डिसाइड हो पाएगा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है नहीं करना है। अगर सरकार नहीं मानती एमएसपी को लेकर तो शायद आंदोलन दोबारा से खड़ा हो। ठीक है राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दोबारा आंदोलन खड़ा हो सकता है ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर दोबारा आंदोलन खड़ा होता है तो आगे की स्थितियां और ज्यादा बदतर हो सकती है, क्योंकि ये बात किसानों ने पहले कह दी थी कि अगर हमारे जो तमाम गारंटियां उनको दी गई है, तमाम वादे उनसे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। आगे की रणनीति किसानों की क्या इसी तरीके की हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों के आंदोलन की तो किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जब से किसान आंदोलन कृषि कानून के खिलाफ जब खड़ा हुआ था तब भी कहा गया था किसानों के द्वारा कि हम 1 साल का राशन लेके चल रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं वो जो राशन था वो लगभग साल भर चला और आंदोलन भी लगभग साल भर ही खड़ा रहा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानून को वापस लिया गया, एमएसपी को लेकर जो लिखित कानून होना चाहिए थे वो जरूर वादे जरूर किए गए थे। मगर किसान जो है वो अभी इन्हीं वादों को लेकर सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने वादे किए थे उनको पूरा कीजिए। एमएसपी को लेकर लिखित कानून जो नया कानून जो होना चाहिए वो दीजिए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से बड़े बदलाव नहीं देखने को मिल रहे हैं और कृषि एमएसपी को लेकर जो किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया गया। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो फिर किसान जो है वो आंदोलन करेंगे। 14 मार्च को फिर बैठक की जाएगी। बैठक के अंदर रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन किस तरीके का होना चाहिए और ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसको सरकार को भी
उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं किसान जो है वो इसी दबाव को लेकर सरकार के ऊपर बनाते हुए नजर आएंगे। मगर देखना होगा क्या आंदोलन दोबारा खड़ा होता है या फिर किसान सरकार जो है वो किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर उसको जल्द से जल्द मानेगी या नहीं मानेगी, ये अभी सरकार के हाथ में ही है। जी फिलहाल दिल्ली सरकार के फैसले की एक बार फिर से बात अगर करें राजीव, तो ये फैसला दिल्ली सरकार का क्या है, ये भी विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा भी जब आंदोलन चला था तो कहीं ना कहीं काफी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, केस दर्ज किए गए थे किसानों के ऊपर, जिसमें से 17 केस जो थे वो दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए थे। अब उन दिल्ली सरकार ने उस कह सकते हैं जो केस दर्ज थे उनको वापस ले लिया गया है। तो उपराज्यपाल की बात करें अनिल बैजल की और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की, तो लगातार जिस तरीके से ये 17 केस वापस लिए गए उससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो बिल्कुल संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि उनका शुक्रिया भी किया गया है। मगर आने वाले दिनों के अंदर और जो राज्यों के द्वारा जो केस दर्ज थे किसानों के ऊपर, क्या वो वापस लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, ये भी एक दुविधा बनी हुई है। मगर एमएसपी को लेकर जो सरकार को बार बार जगाने की किसान जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो पाएगी या फिर किसान आंदोलन जो है वो दोबारा से खड़ा होगा, ये अब किसानों के हाथ में और सरकार के हाथ में है। मगर देखना होगा सरकार जिस तरीके से किसानों की ये जो मांग थी कह सकते हैं कृषि कानून को वापस करने की, क्या एमएसपी को लेकर भी जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाएगा या फिर किसान जो है वो दोबारा से आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा 14 मार्च को ही ये डिसाइड हो पाएगा क्या किसान आंदोलन दोबारा खड़ा होता है या सरकार उनके आगे झुकती हुई नजर आती है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन खत्म हुआ था उसके बाद एक बार फिर से किसानों ने ये मांग शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। आखिरी चरण में होने वाले मतदान को देखते हुए सोनभद्र में जनसभा को 2 मार्च यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन तय है और यहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दिन वो सोनभद्र के साथ ही गाजीपुर में भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। पहले वो सोनभद्र आएंगे और उसके बाद गाजीपुर जाएंगे। जिले में वो चुक स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उनके आने को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर दिए गए हैं। तय की गई समय सारिणी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 2 मार्च यानी आज जिले में लगभग 65 मिनट तक रहेंगे। इसमें हेलीपैड से उतरने, जनसभा को संबोधित करने और यहां से वापस जाने का समय भी शामिल है। इसको देखते हुए जहां जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस महकमे ने जरूरी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है, वहीं बीजेपी के लोगों का भी जमावड़ा पूरे दिन कार्यक्रम स्थल पर बना रहा। प्रधानमंत्री के चुनावी सभा को लेकर तेजी से तैयारियां की जाती रही और अफसर और बीजेपी कार्यकर्ता पसीना बहाते रहे। तो आपको बता दें कि 7वें चरण में सोनभद्र में चुनाव है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सोनभद्र में आ रहे हैं और आज उनका सोनभद्र का आगमन है 7वें चरण के लिए। चुनाव प्रचार वो यहाँ पर करेंगे। आपको बता दें कि सोनभद्र और इसी के साथ गाजीपुर भी वो जाएंगे और वहाँ पर चुनावी प्रचार को धार देंगे। इसी के साथ सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित वो करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 चरणों के चुनाव रह गए हैं और इन 2 चरणों के चुनाव की अगर बात करें तो एक 6ठे चरण के लिए कल ही वोटिंग होनी है और 7वें चरण के लिए आगे वोटिंग होनी है, जिसको लेकर 10 मार्च को इन सब वोटिंग के नतीजे आएंगे और उसके बाद साफ होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले पूरे तरीके से चुनावी कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाने का दावा जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर और सोनभद्र में पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण का जो रण है उसके लिए अपना आगाज कर चुके हैं और एक बार फिर से वो सोनभद्र में आ रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी?
देखिए मुस्कान, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि आखिरी चरण है और आखिरी चरण में के बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। वही तमाम दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो दिग्गज पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और 7वें चरण के लिए वो सोनभद्र जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं कर लिए गए हैं। 2 मार्च को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन सोनभद्र और गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे और पहले वह सोनभद्र जाएंगे। इसके बाद जाएंगे वह चुर्क स्थित राजकीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर लगभग 1 लाख लोगों की व्यवस्था की गई है। एसपीजी से लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए प्रधानमंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज साथ में प्रधानमंत्री के होंगे। वही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, केशव मौर्य रहेंगे और जो तमाम जो वहाँ के प्रत्याशी होंगे वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भी गए थे और उसमें कहा जा रहा था कि जो प्रत्याशी वहां खड़ा था उसके विपक्ष में यानी उल्टी हवा चल रही थी प्रत्याशी के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद वो जनता कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी के सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका भी है। और कई जाति समीकरण की बात की तो कई जाति के ब्राह्मण की बात की जाए तो वहाँ पूरी जाति के समीकरण में अलग अलग वर्ग के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो सभी को संबोधित करने का काम करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके की जो जानकारी है कि कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिलहाल निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, क्या कुछ अहम जानकारी इसको लेकर? जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर कैसा माहौल फिलहाल? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, 65 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और इन 65 मिनट में मिनट टू मिनट कार्यक्रम पूरी तरह से रखा गया है। और दोपहर लगभग 12:10 से बनारस एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोनभद्र के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 12:50 पे उनका जो हेलीपैड पे उतरेगा हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ 1 बजे जनसभा स्थल पहुंचेंगे। लगभग 1:40 पे वो जनसभा को बने रहेंगे। वहां लगभग 1:50 पे वो हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां पर गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि तमाम दिग्गज और क्या क्या कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों को भीड़ जुटाने लगभग 1 लाख लोगों की व्यवस्था रखी गई है कार्यक्रम स्थल पे जहां पर जनसभा होगी। लगभग 1 लाख लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और चाहे महिला मोर्चा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो पूरी ताकत झोंकने का काम करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और जनसभा में किसी प्रकार के चूक ना हो उस व्यवस्था को पूरी तरह से देखा जाएगा। और कल से ही यूं कहे कि कुछ दिन पहले से लगातार उस जहां जनसभा होनी उस इंजीनियरिंग मैदान में वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनकी जिम्मेदारी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले एसपीजी पूरे अपने जो कहा जा सकता है कि सोनभद्र को अपने कब्जे में ले लेगा और जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होगी वहां पर उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपीजी की होगी। तो वहीं ड्रोन को उड़ाने की पूरी अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के एसपी रैंक के कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है उसको कहीं ना कहीं सफल बनाने का काम किया जाएगा। प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में? देखिए ये प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां भी जाते हैं उससे पहले लगभग 3 से 4 घंटे पहले एसपीजी अपनी सुरक्षा में उनको ले लेती है उस क्षेत्र को और वहां पर जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा एसपीजी अपनी सुरक्षा लेगी, अपनी सुरक्षा व्यवस्था देखेगी और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो सब वहां पर मौजूद रहेंगे। हेलीपैड से उतरने से लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा तक पहुंचने की जिम्मेदारी और उनको पुनः उस हेलीपैड के माध्यम से गाजीपुर के लिए रवाना करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, एसपीजी की जिम्मेदारी है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की चूक ना हो उसी को देखते हुए भी तमाम तरह की व्यवस्था की जाएगी। और कहीं ना कहीं दूर दूर तक से ड्रोन की बात की जाए और वहां पे अन्य जो चीजें प्रोटोकॉल जो होता है प्रधानमंत्री का उन सभी को फॉलो कराया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं सोनभद्र में, सोनभद्र और गाजीपुर 2 जगह जनसभा है, इन 2 जगह के समीकरण भी बताएं और प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या कुछ बदलाव समीकरणों में हो सकता है ये भी बताएं। देखिए लोकसभा चुनाव में ये बदलाव हुआ था और प्रधानमंत्री की जहां भारतीय जनता पार्टी के कहा जा सकता है कि उनके
प्रत्याशी के खिलाफ उल्टी वो चल रही थी, हवाएं चल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद उस तरह से वहां पर समीकरण ही बदल गए थे। और कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होगी सोनभद्र या गाजीपुर में, वहां पर प्रधानमंत्री के असर देखने को मिलेगा, उनके अभिभाषण की असर देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कहा जाता है कि रुख बदल जाता है जनता का, और कहीं ना कहीं उनके संबोधन का इंतजार जनता को रहता है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रुख बदलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए और जहां पर उल्टी हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माना जा रहा है कि चल रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं बदलने का काम किया गया है। जादू कितना चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके अभिभाषण का लोगों पर कितना असर होगा, ये तो फिलहाल 10 मार्च को तय जनता जनार्दन करेगी। और किस प्रत्याशी को जिताएगी वहां से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी, या अन्य पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, वो वापसी या यूं कहे कि सरकार बनाने का काम की, तो फिलहाल 10 मार्च को ही तय होगा मुस्कान। ठीक है, 10 मार्च को तय होगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन छठा और सातवां चरण ऐसा है जितेंद्र, जहां पर पूर्वांचल में जो चुनाव है वो होने हैं, और पूर्वांचल में पूरे तरीके से जो जनाधार है वो बीजेपी का देखा जाता है, क्योंकि खुद सीएम जो है वो पूर्वांचल से आते हैं। अब पूर्वांचल में विकास की बयार क्या है, और इसी के साथ जनता विकास पर अगर वोट दे रही है तो क्या वो विकास बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? जाहिर सी बात है कि जनता का इस बार साफ तौर पर कहना था कि हम इस बार जो मतदान करेंगे वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर होगा, शिक्षा के मुद्दे पर होगा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर होगा और रोजगार के मुद्दे पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में, चाहे अन्य पार्टी भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो सभी मैनिफेस्टो को लेकर बात करेंगी और फर्क दिखाएंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान इस तरह के साफ पोस्टर देखने को मिले कि उन्होंने फर्क बताने का काम किया। उनके नेता फर्क बता रहे थे कि समाजवादी सरकार में क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ, और तमाम जो मुद्दे, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा की बात की जाए, तो इन सब मुद्दों पर जाहिर सी बात है कि जनता जनार्दन उसी को चुनेगा। क्योंकि एक इस बार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास की, क्योंकि आवारा पशुओं का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी। हालांकि केंद्र सरकार के सही समय पर वापसी लेने से थोड़ा सा फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन किसानों की नाराजगी कितनी दूर हुई है फिलहाल इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। किसान कितने, क्योंकि 5 करोड़ की वोट मतदान हो चुके हैं, कल छठे चरण का 3 मार्च को है, उसके बाद 7 मार्च को है, और 7 मार्च के बाद क्या बयान रहेगी ये फिलहाल 10 मार्च को ही तय होगा। जितेंद्र, समीकरण पूर्वांचल का जातीय समीकरण क्या कहता है, किसके तरफ जा रहा है जातीय समीकरण? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों को लेकर इस बात राजनीति में, सियासत में बात हो रही है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। पूर्वांचल में ब्राह्मण पैठ भी है और दलित पैठ भी है, और कहीं ना कहीं सबके अलग अलग अपने वर्ग वोट बैंक है, तो सबको साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अन्य पार्टी को कहना है कि हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है, तो सबको साधने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार कैसे जनता को रिझाने का काम किया जाए। क्योंकि वो शायद कहा जा सकता है कि जनता का साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम नहीं किया, तो जाहिर सी भाई ये नाराजगी, क्योंकि कई तस्वीरें देखने को मिली थी और उन तस्वीरों में कहा गया विधायकों को भी गांव से बाहर जाने का काम किया गया था, आप वापस जाए, हम आपसे नहीं बात करना चाहते, नहीं मिलता। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन क्या जादू चल पाएगा भारतीय जनता पार्टी का कि जो मुद्दे में पास हुई है भारतीय जनता पार्टी, उन मुद्दों में क्या जनता उसको पसंद करेगी, दोबारा वापसी चाहती है? लेकिन क्या, ये तो अभी फिलहाल तय नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, लोक लुभावने जो मैनिफेस्टो लाए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कितना जनता उससे होती, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बीच में जनता काफी नाराज हुई थी व्यवस्थाओं को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इस बात जो उन्होंने कहा था विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर सब बात की जाएगी। जाति समझ तो हर वर्ग को कोशिश, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक इस बार काफी महत्वपूर्ण करा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ कहीं ना कहीं सरकार बन जाएगी। लेकिन ब्राह्मणों को खींचने में कितना सफल होगी भारतीय जनता, क्योंकि इस बार जो पार्टियां जद्दोजहद लगी, ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई है, पिछड़ों का वर्ग का जो वोट बैंक है उसको खींचने की कोशिश कर रही है। तो सोनभद्र में भी यही समीकरण है। अब समीकरणों में कौन कितना पास होता है तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।
ठीक है, इंतजार इसमें करना होगा कि समीकरण किस तरीके के कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का चुनाव जो है वो छठे और सातवें चरण में है। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से सातवें चरण के चुनावी प्रचार को धार देने के लिए सोनभद्र और गाजीपुर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री सभी वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भेजी गई चंडीगढ़ के 103 फंसे हुए व्यक्तियों की सूची में से पुलिस विभाग चंडीगढ़ के अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति के बीच यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवारों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। उच्च अधिकारी लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और वर्तमान स्थिति के बारे में समय पर जानकारी ले रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली में चंडीगढ़ हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है और चंडीगढ़ के 3 और निवासी यूक्रेन से आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। बता दें कि यूक्रेन में लगातार छात्र फंसे हैं और इन छात्रों के फंसे होने को लेकर लगातार सरकार जो है वो केंद्र सरकार के संपर्क में है। राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन भी संपर्क में है। लगातार वहां से छात्रों को जो लाने की प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। लगातार उनको लाने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच आपको बता दें कि 103 ऐसे छात्र हैं जो व्यक्ति है उनकी सूची जारी हुई है जो चंडीगढ़ की ओर से चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में पुलिस विभाग चंडीगढ़ के अधिकारियों ने उनके परिवारों के साथ बैठक की है, उनके परिवारों से मुलाकात की है और उनको सांत्वना देने की कोशिश की है। इसी के साथ उनकी हौसला अफजाई भी की है कि जल्द से जल्द बच्चों को वहां से लेकर आया जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवारों का दौरा यहाँ पर चंडीगढ़ के पुलिस विभाग के अधिकारियों ने किया। उच्च अधिकारी लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, ये भी उन्होंने कहा और जल्द से जल्द वहां से भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। ये बात भी उन्होंने मुलाकात के दौरान कही। इसी खबर पर चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से लगातार चंडीगढ़ से जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उनको वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच प्रशासन ने उनके परिवारों से मुलाकात की है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, अगर हम बात करें मुस्कान, तो कल एक प्रोसेस के तहत हम कह सकते हैं कि 103 परिवार की सूची आ चुकी थी कि इन 103 बच्चों के, अगर हम कहें कि चंडीगढ़ से बच्चे हैं जिनके परिवार यहाँ रहते हैं, तो बाकायदा चंडीगढ़ प्रशासन इन सभी फैमिली को विजिट कर रहा है और उनसे अपडेट ले रहा है जो उनके पर्सनल है। तो देखिए, भारत सरकार के पास एम्बेसी के थ्रू जितनी जानकारी आई थी वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आई थी, पर जो चंडीगढ़ पुलिस है वो उनके पास जा रही है, उनसे एग्जैक्टली लोकेशंस ले रही है, उनसे ट्रेस करवा रही है कि अभी उनके बच्चे कहाँ है, किस लोकेशन पे है, क्या वो एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं, क्या वो एम्बेसी के पास है या फिर कहीं और फंसे हुए हैं, ताकि इस पूरी डिटेल को आगे भारत सरकार के पास भेजा जा सके, जिससे बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाने में सहायता की जा सके। तो एक हम बोलते हैं बहुत ही ग्राउंड अप्रोच की जा रही है, बहुत ही एकदम सीधे तौर पे पेरेंट्स से बात की जा रही है, साथ साथ उन पेरेंट्स से मिला भी जा रहा है, उनको सांत्वना भी दी जा रही है, उनको अश्योरेंस भी दी जा रही है कि जल्द ही भारत सरकार उनके बच्चों को वापस भारत ले आएगी और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि कल अगर हम कहें कि 3 बच्चे वापस चंडीगढ़ के जो रहने वाले हैं, 3 बच्चे वापस भी सुरक्षित पहुंच चुके हैं यूक्रेन से, पर उसके बावजूद अगर हम कहें कि अभी भी 100 के करीब बच्चे अभी भी वहीं पर ही फंसे हुए हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि हर एक पेरेंट्स से बातचीत की जा सके कि उनसे उसी क्योंकि देखिए कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू ऑलरेडी पेरेंट्स को बच्चे अपडेट कर रहे हैं, शायद एम्बेसी को उतना नहीं अपडेट कर रहे हैं जितना पेरेंट्स को अपडेट कर रहे हैं कि वो अभी इस वक्त कहाँ है, किस हालात में, किस स्थिति में है। तो उन सब चीज़ों से अपडेट ली जा रही है ताकि चंडीगढ़ पुलिस के एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट अपडेट हो कि इस वक्त वो कहाँ है और अगर इमरजेंसी रेस्क्यू करवाने की जरूरत पड़े तो कहाँ से रेस्क्यू उनको करवाया जा सकता है। और ये भी डिटेल ली जा रही है कि क्या वो बड़े ग्रुप में या फिर अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। जी ठीक है, पूरे तरीके से उनके प्रशासन ने उनके परिवारों से जानकारी जो ली है उसमें क्या कुछ पता चला है? बच्चे फिलहाल यूक्रेन में सुरक्षित है अमित?
बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की जितनी फैमिली से अब तक बात हुई है, तो एक पॉजिटिव अगर हम क्या इन्फॉर्मेशन आपको यही आई है कि जितने भी बच्चे हैं वो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है, अपने अपने लोकेशंस पे है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हर कोई एम्बेसी के पास नहीं है, हर कोई एयरपोर्ट के पास नहीं है, पर ऑल ओवर जहाँ पे अभी रुके हुए हैं वो अभी तक वहाँ सेफ है, पर ऑफ कोर्स वो डरे हुए हैं। हर पेरेंट्स यही कह रहे हैं और चंडीगढ़ पुलिस भी ये चीज़ समझती है कि बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे जंग का माहौल बना हुआ है। तो कई चीज़ें, कई फैक्टर्स हैं जिसके तहत वो डरे हुए हैं, पर कोशिश की जा रही है और अभी बिल्कुल स्टेबल है और सुरक्षित है। अभी किसी तरह की कोई इंजरीज नहीं आई है, ना ही उनके साथ कोई मारपिटाई की घटना अभी तक सामने आई है, क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स के साथ मारपिटाई की घटनाएं सामने आई हैं, पर अभी तक ऐसे चंडीगढ़ के किसी भी निवासी के साथ ये एटलीस्ट एक घटना सामने नहीं आई। जी। हम्म, ठीक है। ये बहुत सुखद बात है और काफी संतुष्टि वाली बात है कि वहाँ पर छात्र जो हैं वो फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन एम्बेसी के पास वो नहीं है या फिर एयरपोर्ट के पास वो नहीं है। ये जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चों से जब बात होती है तो किस तरीके की स्थितियां बच्चे बताते हैं? नहीं, बच्चों के चीजों को अलग अलग अगर हम कहें उनकी तरफ से स्थितियां दी जा रही है। एक कि बाहर निकलना या उनके लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आसपास या तो फायरिंग हो रही है या बम्बार्डमेंट हो रही है। तो कई ऐसे सीन्स आए हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे आसपास बॉम्ब गिरते हैं, हमें फायरिंग होती हुई सुनाई देती है। तो बच्चों से तौर पर कहना कि हमारे लिए ना मूव कर पाना चाहिए। अगर जैसा हम कहते हैं कि इंस्टेंट कोई फ्लाइट आती है और अगर मूव करने का मैसेज आता है तो पॉसिबल नहीं होता है, और अगर वो पहले मूव कर जाते हैं तब तो ये रिस्क रहता है कि कहीं इन रूट उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, या वो अगर हम कहें कि जो गोलियां चल रही हैं वो कहीं गलती से उन्हें ना लग जाए। तो ऐसी कई चीजें हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बच्चे कोशिश करते हैं कि जितना हो सके एयरपोर्ट के पास रहें, पर जैसा आपको पता है कि एयरपोर्ट एक स्पॉट होता है किसी भी युद्ध के दौरान, तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी बच्चों को उसके आसपास रहने में आ रही है। इसलिए वो सेफ डिस्टेंस पे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि समय रहते उनको जानकारी मिल जाए ताकि वो जल्द से जल्द जब जरूरत हो तब वो मूव कर सकें। हम्म, ठीक है। बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित लाने के लिए विभाग ने भी, पुलिस विभाग ने भी कहा है कि वो केंद्र सरकार के संपर्क में है और वहां से बातचीत हो रही है। फिलहाल किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है चंडीगढ़ में? जिस तरीके से अभी ये बताया गया कि 3 ऐसे छात्र हैं जो वापस आ गए, 3 जो नागरिक हैं वो वापस आ गए हैं, बाकी के लोगों को कब तक वापस लाया जा सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, कोशिश की जा रही है कि सभी को वापस लाया जाए। देखिए, डाटा धीरे धीरे कंपाइल किया जा रहा है। बाकायदा हम कहेंगे चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक हेल्प डेस्क शुरू किया गया था, जिसमें वो डाटा पूछा जा रहा था कि बस देखिए जो भारत सरकार के एम्बेसी के पास डाटा होता है तो वो डाटा कंपाइल किया जाता है। बस कई बार ऐसे भी इंस्टेंस होते हैं जब यहाँ से कोई स्टूडेंट गया हो या बिल्कुल रिसेंट स्टूडेंट गया हो जो खुद को अपडेट नहीं कराता एम्बेसी में, ऐसी स्थिति में भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। इसी चीज को देखते हुए बकायदा चंडीगढ़ प्रशासन ने एक हेल्पलाइन शुरू की थी और उन्होंने बोला था कि अगर आपका बच्चा, अगर आपके लगता है कि उसे इन्फॉर्म दिया, फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार डाटा का इनपुट दे दीजिए ताकि हमें पता रहे कि ये भी स्टूडेंट है। अगर वो हमारे डाटा में नहीं तो अपडेट हो जाएगा और अगर हमारे डाटे में है तो हमें रिएश्योरेंस हो जाएगी। तो कई चीजें, कई स्टेप उठाए जा रहे हैं कि हर एक चीज जैसे कोई गलती से भी वहाँ ना रह जाए, जो रेस्क्यू चल रहा है ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को समय रहते रेस्क्यू किया जा सके। तो यही कोशिश बार बार चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पर आप देख सकते हैं कि कल एक पॉजिटिव मैसेज, देखिए 103 लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उसमें हम कह सकते हैं कि 3 लोग वापस आ चुके हैं। तो एक संकेत है कि देखिए धीरे धीरे लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया है और कोशिश जारी है। भारत सरकार की कई फ्लाइटें जा रही हैं, कुछ लोग लगातार आ भी रहे हैं और जल्दी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो चंडीगढ़ के 100 के करीब और लोग फंसे हैं वो भी जल्दी वापस आएंगे। ठीक है। जल्द से जल्द वहां से लोगों को वापस लाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी जो 3 लोग वापस आ पाए हैं अमित वहां से, उन 3 लोगों ने किस तरीके के हालात वहां पर बताए हैं? उनसे कोई बात करने की कोशिश हुई? देखिए, उनसे बात करने की कोशिश हुई। यदि बात करें मुस्कान, तो अभी बोल रहे हैं कि वो पहले तो भारत सरकार बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने उनकी मदद कर दी है, पर उसके आगे वो बोल रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उसी तौर पर एक चीज बोल रहे हैं कि वो डरे हुए काफी थे जो वहाँ पे दौड़ते थे। देखिए, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे पढ़ने गए थे, पर इस टाइप के इम्पैक्ट उनको देखने को मिल रहा है उससे वो काफी बिगड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हमें कुछ समय लगेगा, पर हम सिर्फ एक चीज जरूर कहेंगे कि हम सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस मुश्किल समय में वहाँ से सही सलामत वापस निकाल लिया। ठीक है। केंद्र सरकार की शुक्रगुजार है कि जल्द से जल्द सरकार ने उनको वापस निकाल लिया, लेकिन बाकी छात्र भी लगातार फंसे हुए हैं। छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हैं उनके पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है जब बातचीत हुई उनसे? कल हमने पेरेंट्स से बात की और पेरेंट्स सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से उनके बच्चों को वापस किया जाए। पेरेंट्स का सीधे तौर पे कहना है कि हमें ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, कि हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो कैसे, क्या उन्होंने खाना खाया, क्या वो सुरक्षित है,
कि बीच बीच में कोई लगातार बात भी नहीं हो पा रही है। अगर हम कहें कि 10-10, 12-12 घंटे में एक कॉल आ जाती है और बहुत थोड़ी आती है, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉल बहुत थोड़े टाइम के लिए पहुंचती है और वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो उस दौरान पेरेंट्स में टेंशन बहुत होती है। वो युवक यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कोशिश करे और जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस ले आए। जी। ठीक है, जल्द से जल्द बच्चों को वापस लाने की गुहार जो है वो पेरेंट्स लगा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स से इस बारे में भी बात हुई अमित, अगर तो वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं वहाँ के हालात किस तरीके के बता रहे हैं? देखिए, वहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी तक ऑल ओवर स्टेटस काफी, हम कह सकते हैं कि डेडली बताया जा रहा है। बच्चे इसी तौर पे बोल रहे हैं कि माहौल काफी ज्यादा खतरनाक है उनके लिए और बस समय रहते वापस आना चाहते हैं। इसके आगे वो बोल रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर ज्यादा नहीं घूम रहे हैं, जो एग्जैक्टली स्टेटस बता सकते हैं। जो उनको कंडीशंस दिख रही हैं वो जरूर बताते नजर आते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमारे आसपास फायरिंग हो रही है, हमारे यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई, हमारी सामने की बिल्डिंग में रॉकेट लगे। तो ऐसी जानकारी वो लगातार देते हुए नजर आए थे। क्या वहाँ पर बच्चों को खाने के लिए कोई सुविधा अमित? देखिए, खाने की इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि कई लोगों के पास खाना है और कईयों के पास नहीं है। ये चीज बच्चों ने बोली है कि हम लोग जिन जिन के पास खाना है वो शेयर कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो किसी न किसी तरीके से अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कई बार कुछ लोकल हेल्प कर देता है तो कई बार कोई मदद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक ये इश्यू लगातार उठता जा रहा होगा। यही चीज शायद पेरेंट्स को भी खा रही है कि क्या कल अगले दिन के लिए क्या उनके बच्चे पास खाना होगा या नहीं। ठीक है, और जो बच्चों के पास खाने की जो है वो नहीं वहाँ पर मौजूद हैं सुविधाएं, किस तरीके से वहाँ पर बच्चे जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कभी भी जब सायरन बजता है, वोट सायरन बजता है, तो वहाँ पर बंकर्स में भागना पड़ता है, चाहे कोई भी समय हो। और या फिर अगर बात करें वैसे जो धमाके हो रहे हैं उसको लेकर भी लगातार जो भारतीय नागरिक है वो सहमे हुए हैं। किस तरीके से गुजारा वहाँ पर फिलहाल हो रहा है? बस अगर हम कहें बच्चों के लिए इस टाइम अगर हम कहेंगे काफी हार्डशिप है। जो बच्चे पढ़ाई की उम्मीद से गए थे, जो बच्चे अपने फ्यूचर को अगर हम कह सकते हैं कि सिक्योर करने के लिए वहाँ गए थे, कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, डॉक्टर्स बनने के जैसे, उनके लिए इस टाइम ये कंडीशन है कि उनकी खुद की जान इतने खतरे में कि वो बता नहीं सकते हैं। कहीं एक बार साइंस बचता है उनको जहाँ पॉसिबल बंकर हो, किसी बिल्डिंग से दूर, जो टारगेट एरिया हो उससे दूर रहने की कोशिश करनी पड़ती है। वो कई बार इस समय पता चलता। तो ऐसे में बच्चों में ये मानसिक प्रेशर भी बिल्डअप हो चुका है कि आखिर क्या स्थिति रहने वाली है, क्या उनके वो सेफ रहेंगे या नहीं। तो वो एक मेंटल प्रेशर लगातार बिल्डअप होता जा रहा है और शायद जब तक वो वापस इंडिया नहीं आते तब तक वो बिल्डअप नहीं खत्म होगा। ठीक है, जब तक वापस इंडिया नहीं आते तब तक डर नहीं खत्म होगा। और ये जो डर है वो परिवारों में भी मौजूद है और खुद बच्चों में भी मौजूद है, और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इसी खौफ में है कि कहीं किसी भी तरीके से वहां पर बच्चों को कुछ हो ना जाए। और देखिए, कल एक भारतीय की मौत भी वहां पर हुई है यूक्रेन में। तो जिस तरीके से ये तमाम खबरें सामने आ रही है उसके बाद और ज्यादा डर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, कल अगर हम कहें कि जो फायरिंग के दौरान एक इंडियन सिटीजन की वहाँ पे मौत होने की बात आ रही है, लगातार कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। देखिए, ये चीज मैं पहले बोल चुका हूँ कि लगातार ये चीजें हो रही हैं कि फायरिंग होती है। क्रॉस फायर में कई सिविलियंस, कई अगर हम कहें कि जो लोग निर्दोष होते हैं उनको भी गोलियां लगती हैं। और उसी एक अगर हम कहें इंस्टेंस में कल एक भारतीय नागरिक को लगी और ये और ज्यादा चला देता है उन सभी इंडियन सिटीजन का जो वहाँ पे फंसे हुए हैं कि क्या अगली गोली गलती से उनको नहीं लग जाएगी। और उससे ज्यादा डर शायद उनके पेरेंट्स को है कि क्या हमारा बच्चा सुरक्षित वापस आएगा या नहीं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य भर में उग्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कई ठिकानों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को शिवरात्रि के मौके पर भी दादर स्थित बाबुलनाथ मंदिर परिसर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ आंदोलन किया और उनसे छत्रपति शिवाजी महाराज के विवादास्पद बयान को लेकर माफी मांगने को कहा। इस दरमियान शिव सैनिकों ने काली टोपी और काली नीति के नारे भी लगाए हैं और इसके अलावा राज्य में अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने भी उनके बयान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर गुरु समर्थ और रामदास स्वामी नहीं होते तो आज छत्रपति शिवाजी को कौन पूछता। इस बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जलगांव में पत्रकारों से बात करते हुए अपनी सफाई दी है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी का बयान जो सामने आया, उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके की स्थितियां? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयान जो भगत सिंह कोश्यारी का सामने आया, उस बयान ने लगातार लोगों के मन में एक विवाद जो है उसको उपजा दिया है और लगातार लोग जो है वो अब उनके खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ पूरे बात करें तो मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन चल रहा है। शिव सैनिक का ये प्रदर्शन कर रहे हैं और शिव सैनिक, आप ये देख सकते हैं, हाथों में काली टोपी, काली नीति का एक साइन बोर्ड लिए हुए हैं और इसी तरीके के नारे भी वो यहाँ पर उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इसी को लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने सफाई भी दी। चलिए, सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये प्रदर्शन लगातार जारी है, इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से महाराष्ट्र दौरे पे है, जलगांव में है, उस दौरान उन्होंने रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की को लेकर एक वक्तव्य दिया था, जो कहीं कहीं विवादों में घिर गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि यह शिवसैनिक नहीं बल्कि सभी पार्टियों को द्वारा जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी शिवरात्रि के मौके पर मुंबई के दादर इलाके में राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस दौरान काली टोपी दिखाई गई। काली टोपी पहनकर यह बताया गया कि किस तरह से राज्यपाल कोश्यारी काली टोपी और काली नीति अपना रहे हैं। काली टोपी और काली नीति अपना रहे हैं ये जो राज्यपाल है, इसको लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। आरोप इसी के साथ और क्या कुछ लगाए गए हैं और जो बयान था कोश्यारी का वो भी बताएं। देखिए मुस्कान जी, राज्यपाल कोश्यारी ने कहा था कि समर्थ रामदास स्वामी अगर नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन पहचानता। और उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, जो विवादों में है क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले ही नहीं, गुरु होने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे में खुद बीजेपी के सांसद संभाजी राजे ने भी इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि तुरंत राज्यपाल जी से इस मामले पर माफी मांगना चाहिए। लेकिन अब तक राज्यपाल जी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन सफाई जरूर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मेरी जहां तक जानकारी है, जहां तक हमने पढ़ाई की है, हमें मालूम है कि समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हुआ करते थे, जबकि यह बेहद गलत है और आपत्तिजनक। जी ठीक है, ये बेहद गलत और आपत्तिजनक है। इसी के साथ सत्यप्रकाश, उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा वो भी बताएं। देखिए, राज्यपाल कोश्यारी जी ने सफाई में सीधे तौर पे कहा है कि मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार स्वामी समर्थ छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हुआ करते थे। लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है वो बेहद अफसोस जताने वाली है कि उन्होंने कहा कि हमने जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई में हमने यही ज्ञान अर्जित किया है और अगर इतिहास कुछ और कहता है तो जाहिर तौर पर मैं इतिहास को पढ़ूंगा फिर आगे बात करूंगा। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र में किस तरीके की स्थितियां इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, राज्यपाल कोश्यारी जी इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव में है और महाराष्ट्र के दौरे पे है। अगर वो मुंबई आते हैं तो जाहिर तौर पर उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जिस तरह से राज्य में किया जा रहा है, मुंबई में और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस तरह की मांग जो है शिव सैनिक कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये गलत है तो जाहिर तौर पर उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अब तक राज्यपाल कोश्यारी ने इस पर माफी नहीं मांगी है। हालांकि उन्होंने सफाई जरूर दी है, लेकिन जब वह मुंबई लौटेंगे तो जाहिर तौर पर उनका तीव्र विरोध किया जाएगा। ठीक है, उनका विरोध जिस तरीके से जारी है सत्यप्रकाश, फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में ये विरोध जारी है। शिव सैनिक जो है वो विरोध कर रहे हैं। आगे शिव सैनिकों की क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग वो उन पर कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अगर कोई भी टिप्पणी की जाती है
वह कहीं न कहीं देवतुल्य भगवान के खिलाफ की जाती है, ऐसी धारणा जो है महाराष्ट्र के मराठा समुदाय और सैनिक रखते हैं। तो जाहिर तौर पर राज्यपाल कोश्यारी जी ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, उनके मान को गिराया है, जाहिर तौर पर सैनिक नाराज है। अब सैनिक चाहते हैं कि राज्यपाल कोश्यारी किसी भी वक्त इस पूरे मामले में माफी मांगेंगे, अन्यथा इसका कड़ा जो है विरोध प्रदर्शन को झेलना पड़ेगा। ठीक है, कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें किस तरीके की चीजें हुई वो भी बताएं। देखिए, कल विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी सैनिक अपने सर पर काली टोपी और काली टोपी दिखाकर राज्यपाल कोश्यारी का विरोध प्रदर्शन किए और बताया कि किस तरह से राज्यपाल कोश्यारी काली नीति अपनाते हुए बीजेपी का समर्थन कर रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर कहा गया है, संजय राउत ने कहा है कि राज्यपाल कोश्यारी अगर बीजेपी के नहीं होते तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लोग अब तक कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते। अब ऐसे में राज्यपाल कोश्यारी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक अलग इतिहास बनाने की फिराक में है। ठीक है, अलग इतिहास बनाने की फिराक में है राज्यपाल, ये बात कही जा रही है। बीजेपी की इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर राज्यपाल कोश्यारी जी ने गलत बयान दिया है तो जाहिर तौर पर उन्हें माफी मांगना चाहिए। खास बात यह है कि संभाजी राजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है और बीजेपी के सांसद भी है, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्हें तुरंत इस पूरे मामले में माफी मांगना चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र में उनके खिलाफ कड़ा विरोध अख्तियार किया जाएगा। आम जनता का इस पर क्या कुछ रुख है सत्यप्रकाश? देखिए, मुंबई कर जो है जाहिर तौर पर शिवाजी महाराज के खिलाफ दी गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे में जिस तरह से शिवसेना ने अब तक सैनिकों को दबा कर रखा है, एक अहम जिम्मेदारियों के तहत बताया है कि इस तरह का कोई उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए। लिहाजा अब अगर राज्यपाल कोश्यारी जी इस पूरे मामले पर सफाई नहीं देते हैं या माफी नहीं मांगते हैं तो जाहिर तौर पर माहौल बिगड़ने की आशंका है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एक राज्यपाल का इस तरीके का बयान जो है उस पर विवाद उपजा है और राज्यपाल जो है वो बीजेपी के इसलिए शिव सैनिक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सफाई दी कि उन्हें इतिहास के बारे में इतनी ही जानकारी है, ये एक राज्यपाल के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, अगर राज्य का राज्यपाल इस तरह का वक्तव्य देता है और उसके खिलाफ जिसे लोग जो है अपना फॉलोअर्स मानते हैं, जिसे लोग अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, अब ऐसे जो है महापुरुष के खिलाफ इस तरह का बयान देना जाहिर तौर पर गलत है। और जो राज्यपाल अगर एक कहते हैं कि उनकी पढ़ाई इतनी ही है तो जाहिर तौर पर यह भी एक आपत्तिजनक बात है कि आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई इतनी है और आपने जो समझा वो कर दिया। तो जाहिर तौर पर इस मामले में राज्यपाल जी को सफाई देनी चाहिए। राज्यपाल ने जो सफाई दी उस पर शिव सैनिक क्या कुछ कह रहे हैं और आम जनता क्या कुछ कह रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में आंदोलन किया जा रहा है, ऐसे में लोगों की एक ही मांग है कि महाराष्ट्र के देवतुल्य भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान राज्यपाल कोश्यारी ने दिया है उस पर माफी मांगना चाहिए। लेकिन अब तक इस तरह की बातें सामने नहीं है कि उन्होंने माफी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जलगांव में पत्रकारों का सामना करते उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी कि हमने जो पढ़ाई की थी उसमें हमें इतनी ही जानकारी थी, लेकिन इतिहास अगर बदल कर ये कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी के बारे में जो बयान हमने दिया वो गलत है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में वो इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले में जवाब देंगे। तो जाहिर तौर पर इतना ही कम काफी नहीं हो जाता है, क्योंकि जो वक्तव्य है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ दिया गया है, उनके जो है चरित्र और उनके जो स्वभाव के खिलाफ दिया गया है। क्योंकि सीधे तौर पर शिवसेना द्वारा कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी समर्थ रामदास स्वामी से मिले ही नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। जाहिर तौर पर इस तरह का बयान जो है काफी बड़ी सुर्खियों में है और महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत भी तेज होने वाली है। महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत तेज होने वाली है, लेकिन सियासत तेज होने से पहले जो प्रदर्शन इस समय जारी है शिव सैनिकों का और पूरे तमाम पार्टियों का, वो प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? किस तरीके का ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरह से संजय राउत ने कहा था कि अगर राज्यपाल जी बीजेपी के नहीं होते तो उनके दिए गए बयानों को लेकर
बीजेपी अब तक राज्यव्यापी आंदोलन करती और धरना प्रदर्शन करती और ये मांग करती कि तुरंत इस पर मामले में सफाई दे, लेकिन शिवसैनिकों में एक अलग से सद्भाव है, विचार है और शिवसेना एक अलग विचार वाली पार्टी है। जाहिर तौर पर राज्यपाल ने जिस तरह से वक्तव्य दिया है, उनको इस पूरे मामले में आकर माफी मांगना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि समर्थ स्वामी रामदास स्वामी जी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हुआ करते थे, तो जाहिर तौर पर राज्यपाल जी एक नया इतिहास बनाने की तैयारी में है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सत्यप्रकाश ये भी बताएं, जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन जारी है, अब सफाई भी दे दी है उन्होंने, लेकिन माफी नहीं मांगी है। अगर सफाई दी है तो माफी भी मांग लेते तो शायद ये प्रदर्शन खत्म हो जाता। बिल्कुल, देखिए शिवाजी महाराज को लेकर अगर कोई इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी आती है तो जाहिर तौर पर इतने आसानी से मामला ठंडा नहीं होता। तब जब महाराष्ट्र सरकार शिवसेना सरकार में है तो जाहिर तौर पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि किस तरह से राज्यपाल कोश्यारी इस पूरे मामले में माफी मांगे, अन्यथा आंदोलन उग्र हो सकता है। आंदोलन और उग्र हो सकता है सत्यप्रकाश, लेकिन इस आंदोलन को रोकने के लिए क्योंकि रोका जा सकता है। और इसी के साथ मैं ये समझना चाहूंगी, काली टोपी काली नीति का एक जिक्र किया गया है यहाँ पर, जो बात कही जा रही है, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, राज्यपाल कोश्यारी काली टोपी लगाते हैं, जाहिर तौर पर वो काली टोपी लगाते हैं, इसलिए काली टोपी लेकर विरोध किया गया। वो काली नीति अपनाते हैं, यानी कि वो विरोधी पक्ष में बैठे बीजेपी के साथ है। तो जाहिर तौर पर राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, बल्कि उस राज्य का होता है। ऐसे में जिस तरह से राज्य में रहते हुए राज्यपाल अगर रूलिंग पार्टी के किसी भी बड़े जो है फॉलोअर्स जो उनके भगवान है, उनको इस तरह के वक्तव्य देते हैं तो जाहिर तौर पर माहौल खराब होने की आशंका होती है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मोर्चे को संभाल रही है, लगातार कोशिश कर रही है विवाद आगे न बढ़े, लेकिन जिस तरह से शिवसैनिक इसको लेकर उग्र है और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मुंबई में राज्यपाल जब आएंगे तो उन्हें इस पूरे मामले पे माफी मांगनी ही चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो जाहिर तौर पर उनका आंदोलन और तीव्र होगा। ये माना जा रहा है कि राजभवन के बाहर भी आंदोलन हो सकता है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राज्यपाल पर जिस तरीके से आरोप लगते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन लगातार उनके खिलाफ जारी है। अब देखना होगा कि मुंबई में आगे किस तरीके की स्थितियां इस बयान के बाद बनती हैं। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।